Namaskar. Once again, welcoming all in this Facebook Live program organized by Bharati Itihas Sankalan Samiti, Karimganj district. And today we have one of the renowned journalist and renowned personality of Assam, and he is Sri Shailendra Pandeyji. So, first of all, Namaskar Pandeyji. And नमस्कार and प्रणाम he is basically from Morigaon district and a vast experience of journalism or about 18 years. He has worked in All India Radio, DD News, Amar Assam, Sentinel, and has an experience of national and various regional agencies. So he has also worked in the first satellite television channel, which is also known as it is a popular channel that is Jain TV. And later on in 2013, he joined the duty as a PRO, Public Relation Officer, Government of Assam, and presently also working in this post. And he is also the honorable member of the Film Censor Board of the Northeastern Zone, and a vast responsibility which is now carrying on also side by side with this government job, and that is he is the chairman of Janasankha Samadhan Foundation, which is working very well in Assam, and Janasankha Samadhan Foundation Northeastern region. So he is working with a great responsibility, and we are proud to have that he is also also a very active member of Bharati Itihas Sankalan Samiti Assam Prant. एंड सो वंस अगेन वेलकम शैलेंद्र पांडे जी। आपका जो आपने जो टॉपिक जो चूज किया है तो वही है रिविजिटिंग सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टार्न रीजन। তো একটু ভাল লাগিব আর আমার যিমান মানুহ আছে এই মানুহকে বহুত বিলাক জিনিস শুনিব পাৰিব, নতুন শুনিব পাৰিব, এই আশাটো ৰাখি মই আপোনাৰ বক্তব্যটো আপুনি শুরু কৰিব পাৰিব। আপুনি শুরু কৰক দাদা। নমস্কাৰ। धन्यवाद प्रणाम। हम इस ऑनलाइन आज जो अनुष्ठान है, इस अनुष्ठान के जरिए इतिहास संकलन समिति करीमगंज जिला का जो डॉक्टर नीलांजन देव के जरिए ये बहुत ही बड़ा अहम भूमिका लेकर हमारा जो इतिहास को समाज के आगे रखने के लिए या संरक्षित करने के लिए ये योजना लिया है। इसके लिए हम तहे दिल से इतिहास संकलन समिति के करीमगंज जिला को और साथ में डॉक्टर नीलांजन दे सर को प्रणाम करता हूं, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहली चीज हमारे यही होता है कि इतिहास, हमारा इतिहास ही हमारा परिचय है। देखो ये पांडे जी का बेटा है, कौन पांडे? बुढ़ीगांव वाला पांडे जी का बेटा है। यह हमारा पहचान है, तो ये पहचान कभी खोना नहीं चाहिए। अगर हमें पहचान खो जाने से हम लोग का यही डर होता है कि हम लोग लीन हो जाएंगे। हम दुनिया में आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इस दुनिया में चले जाना चाहिए जैसे चलते जा रहा है। हमें प्रकृति के साथ मिलकर, प्रकृति के साथ जाकर चलने के लिए हमारा सनातन परंपरा सिखाया है, और उसी सनातन परंपरा के आधार पर जो हमारे गर्व है, वो गर्व को हम लोग अक्षुण्ण रखना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो इतिहास में जो गौरवबोध है, उस गौरवबोध को रखते हुए ही हम आगे जाकर के हमारा जो जितना भी आगे जाने वाले प्रजन्म का जितना उन्नति करना है, उस सब के लिए हम लोग एक प्रयास चला सकते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है, आज इतिहास संकलन योजना जो सर्वभारतीय एक अनुष्ठान है, वहां पे हम कैसे जुड़े? वहां पे जुड़े हमारा माननीय पिताजी जो थे डॉक्टर माननीय पिताजी दीननाथ पांडे और माताजी पुतू देवी, ये दोनों इतिहास से जुड़े हुए थे। बचपन से हमें सिखाया गया था, बचपन में ही मुझे एक किताब दिया गया था, मी गॉड से बोलतोई, मैं गॉड से कोईसु, उसी से हमारा शुरुआत हुआ था। तो और भी जरूरी बात यह है कि अगर मेरा पिताजी गुजर जाने के बाद मेरा माताजी ने जीवन काल में, हमारा माताजी जीवित काल में भी 2 पेपर, रिसर्च पेपर इतिहास संकलन समिति के जरिए कॉटन कॉलेज और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में सबमिट किया है। एक रानी गाइडिनलो के ऊपर और एक हमारा जो गौरवमय इतिहास है उत्तर पूर्व का, उस इतिहास को हम लोग कैसे पुनरुद्धार करें उसके ऊपर। तो हमारा आज का जो विषय है, मैं मूल विषय पे आता हूं, उत्तर पूर्व भारतर समाज और संस्कृति पुनर्दर्शन। मतलब हमारा अष्टलक्ष्मी का देश कहे जाने वाला उत्तर पूर्व भारत को
जो कल्चर है, जो सोशियो इकोनॉमिकल कल्चर है, उसको हम लोग रिविजिटिंग करना है। हमें क्यों रिविजिटिंग करना है? इसीलिए कि हम लोग महसूस करें हमें क्यों अष्टलक्ष्मी का देश कहा जाता है, हम क्या थे, हमें क्या से क्या बनाया दिया गया, हमारे इतिहास को बिगाड़ के, हमारे इतिहास को कुछ शेर करके हमें कुछ गलत इसमें रख दिया गया। हमारा जो इतिहास आगे आने वाला, जो आने से हम लोग आगे जा सकते हैं, इस धरती का, उत्तर पूर्व का धरती का जो जनजाति है या उनका जो भूमिपुत्र है, ये लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाता, उसको होने नहीं दिया। ये पूरा उत्तर पूर्व भारत में नहीं, पूरा भारत में हुआ था। वो जिसको हम आसामीज में बगा बंगाल, उनको इंग्रज को हम बोलते हैं। इंग्रज वाले सिस्टेमेटिकली हम लोग के ऊपर एक दबाव बना के हमारा इतिहास को बिगाड़ के रख दिया। और जो इतिहास हमें हमारे सामने रखा दिया गया, वो इतिहास को पढ़कर हम जो बड़े हुए हैं, इस इतिहास से हमें कोई ऐसा ज्ञान नहीं मिलता है जो मतलब सरकारी इतिहास या कोई भी जो प्रबंध है, जो प्रणाली है, उसमें से जो इतिहास का ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान से हम लोग अपना इतिहास को, असली जो इतिहास है, उस इतिहास के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं चलता है। আমাৰ যি আগৰ পুৰণা ইতিহাস আছিলে, যি ইতিহাস এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই, সেই ইতিহাসক কেতিয়া উদ্ধাৰ হ'বলৈ নিদিছিলে? কিয় নিদিছিলে? সেই সকল ব্ৰিটিছৰ সেই ষড়যন্ত্ৰত আজিও আমি জীয়াই আছো নেকি? যদি জীয়াই থকা নাই, ইয়াক আমি উফৰাব লাগিব। আৰু এই ষড়যন্ত্ৰ উফৰাবলৈ ভাৰতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনাই যি কাৰ্যক্ৰম লৈ আহিছে বিগত কেইবা বছৰ ধৰি, তাত ইতিহাস সংকলন সমিতি অসমৰ যি বিগত 5-6 বছৰ ধৰি যি ভূমিকা আছিলে, তাক আমি সঁচাকৈ নমন কৰিব লাগিব। আৰু বিশেষকৈ আজিৰ এই কৰোনা কালৰ সময়ছোৱাৰ পৰা, বিশেষকৈ ডক্টৰ নীলাঞ্জন দেৱ, তেখেতে সুদূৰ ত্ৰিপুৰাত জন্মগ্ৰহণ কৰি ত্ৰিপুৰাৰ পৰা আহি আমাৰ সমগ্ৰ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ হয়, বিশেষকৈ অসমৰ হয়, অসমৰ সুদূৰ সেই কৰিমগঞ্জৰ দৰে সেই ভূমিত, দেৱভূমিত তেওঁ কৰ্মসূত্ৰে বসবাস কৰি নিজকে অসমীয়া হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ কাৰণে যাওঁতে, তেওঁ যিদৰে আমাৰ এই অসমৰ বা উত্তৰ পূব ভাৰতৰ, বিশেষকৈ অসমৰ ইতিহাস সম্পৰ্কে ৰাইজৰ মাজত সজাগতা অনাৰ যি প্ৰচেষ্টা লৈছে আজি এই ডিজিটেল মিডিয়াৰ যোগেদি, তাৰ কাৰণে আমি সঁচাকৈ ধন্যবাদ দিছো। এতিয়া আমাৰ কথা হ'ল উত্তৰ পূব ভাৰতৰ সমাজ সংস্কৃতি পুনৰ্দৰ্শন আমি কেনেকৈ কৰিম। আমাৰ সমাজ সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগুৱাই যাব নালাগে, বেছি দূৰ যাব নালাগে। আমি যদি আমাৰ সমাজ সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ আগত কি নাম আছিলে? কামৰূপ। কামৰূপৰ আগত কি নাম আছিলে? প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। সেই প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত? সেই প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ বুলি ক'লে সেই প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰে এটা অংগ আছে মায়ং। আজি গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টৰ পৰা 50 কিলোমিটাৰ দূৰত মায়ং নামৰ এক প্ৰসিদ্ধ অঞ্চল অৱস্থিত। আৰু এই মায়ং অঞ্চলটো এই কাৰণে প্ৰসিদ্ধ যে এই মায়ং অঞ্চলত যাদু মন্ত্ৰ কৰা বুলি কোৱা হয়, কলা যাদু বুলি কোৱা হয়, ব্লैक मैजिक। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, इट इज नॉट ब्लैक मैजिक। ये ब्लैक मैजिक नहीं है, ये काला जादू का देश मायंग नहीं है अभी हमें जो जाना जाता है। ये मायंग एक ऐसा प्रसिद्ध अंचल है जहां पे हमारा जो इतिहास अभी भी है, ये मायंग है, प्रागज्योतिषपुर का एक अंश। और इस मायंग में हमें भौगोलिक और ऐतिहासिक तौर पर इसीलिए हमें अहम माना जाता है कि इस मायंग में जो हमारा अक्षांश रेखा और द्राघिमा रेखा का अंतर है, वो अलग से एक अंतर से गया है। और भौगोलिक अवस्थान के वजह से मायंग को बहुत ही वैज्ञानिक तौर से हमें देखेंगे तो ये एक बहुत ही सुनसान ये बहुत ही एक होनहार स्थान हो सकता है। मायंग में क्या है? मायंग में क्या नहीं था? ह्यूएनसांग नाम का एक लुटेरा आया था चाइना से। उस ह्यूएनसांग ने भी मायंग के बारे में लिख के गया है। क्या लिख के गया है मायंग के बारे में? इट्स अ प्लेस ऑफ एंशिएंट ब्लैक मैजिक। अरे एंशिएंट ब्लैक मैजिक नहीं था, तुम यहाँ पे क्यों आया था? वो तो तुमने नहीं लिखा, तुम बोल दिया प्लेस ऑफ एंशिएंट ब्लैक मैजिक। इज नॉट करेक्ट। मायंग है एक भौगोलिक स्थिति वाला अनोखे स्थान जहां पे आप 1 मिनट के अंदर में ध्यान लगाने से आप ब्लीन हो सकता है। यानी आप हम लोग जो मेडिटेशन करते हैं, उस मेडिटेशन के लिए मायंग में ऐसा एक भौगोलिक अवस्थान है मायंग के ऊपर,
उस भौगोलिक अवस्थान से यही महसूस करने सकते हैं आप कि अगर आप ओम शब्द से, जो ओमकारा से हम लोग अपने आप को विलीन करने में हम लोग प्रयास करते हैं मेडिटेशन करने के लिए, उस मायांग में चला जाइए आप। मायांग में आप किसी भी शिला संड के ऊपर, वो पहाड़ और ब्रह्मपुत्र जो नदी है, नदी के किनारे से ये मायांग है, उसमें आप किसी भी शिला संड के ऊपर आप बैठ जाइए, वहां पे आपको मेडिटेशन, फुल मेडिटेशन मिल जाएगा। इसीलिए वो है, वो साइंटिफिकली एक बहुत ही, उसमें जो मध्याकर्षण शक्ति है, वो मध्याकर्षण शक्ति एक अपने आप एक अनोखी ये है। इसीलिए उसी कारण से वहां पे जोगों से, पुराने युगों से, ऋषि मुनियों से लेकर के बड़े बड़े बुद्धिस्ट लोगों को वहां पे वो लोग का आना जाना हुआ करता था। ये भी है कि चाइना से भी बहुत सारे बौद्ध धर्म को माने जाने वाला बौद्धोजान, तंत्रोजान, मंत्रोजान, ये सही ग्रुप यहाँ पे आके ध्यान में विलीन होते थे। और उसी मायांग से ही हमारा माँ कामाख्या का संयोग है। माँ कामाख्या में भी आप ध्यान कीजिए, ऊपर में जाके माँ भुवनेश्वर के पहाड़ में, वहां पे ब्रह्मपुत्र की तरफ देख के आप बहुत ही कम समय में आप ध्यान में विलीन हो सकता है। ये सब एक मध्याकर्षणिक तथ्य है और इसमें विज्ञान है। उसी विज्ञान को हमारा कुछ ऐसा आदमी है जो खुद को अपने आप को माओवादी कहने के लिए भी किसे नहीं हटते हैं, लेफ्टिस्ट बोल के खुद को अपने आप को प्रोग्रेसिव निकालते हैं, बहुत ज्ञानी समझदार जानेदार निकालने के लिए कोशिश करते हैं। उसी लोग ने ये मायांग को और ये कामाख्या को, उनने देवभूमि को, वो लोग कुछ हिंदू धर्म का नाम लगवा के, उसको काला जादू का नाम देके, उसको डर से ये कर दिया। उस डर के वजह से आज भी मायांग आने से पहले हजारों क्वेरी होता है। मायांग में ऐसा होता है कि मायांग में आदमी को भेड़ा बना देता है, वो सब कुछ भी नहीं है। वहां पे मायांग इज द ओनली प्लेस इन वर्ल्ड where magic is not used for hunting, or magic is till now no murder or no death case in Mayong due to the magic. Is the magic is basically art magic. ये आर्ट मैजिक है। इस आर्ट मैजिक क्यों है वहां पे आपको ध्यान में विलीन होने के लिए वहां पे बहुत सारे सामान उसमें मिलता है, और जो वनौषधि आपको चाहिए, आपको हर तरह के समाधान मिलने के लिए, उसका भी एक भंडार है। और उस मायांग में बहुत सारे ऐसा कुछ पड़ा हुआ है। नरसिंह आश्रम है, जहां पे नरसिंह जी वहां पे आश्रय लिया था, वो भी लिखावट है। और बहुत सारे ऐसा कुछ गुना वहां पे गाथा है, जिसको मैं आज थोड़ा थोड़ा करके बोलने के लिए कोशिश करूंगा। मेरा आज मायांग से ही मैं ये अपील करता हूं, मायांग इज नॉट प्लेस ऑफ ब्लैक मैजिक, इज मायांग इज अ प्लेस ऑफ आर्ट मैजिक, एंड मायांग इज अ प्लेस ऑफ हमारा जो धरती का, हमारा जो भारत भूमि का, हमारा जो आसाम का जो जितना भी ये है, जहां से हम लोग अपने आप को महसूस कर सकते हैं कि हमारा ये साइंस है, हमारा बैकग्राउंड में इतना सारा साइंस था। अभी हम जहां पे जाने के लिए कोशिश कर रहा है, जहां मध्याकर्षण शक्ति के ऊपर चढ़ने के लिए कोशिश कर रहा है, वो हम लोग के मायांग में ही है। उसको देखने के लिए हमें आप लोग को आने के लिए ये आज कार्यक्रम बहुत ही महसूस होगा। मुझे लगता है कि हम अगर मायांग के बात बोलेंगे तो मायांग के आसपास रहने वाला कुछ ऐसे चीज के बारे में भी बोलना पड़ेगा। आपको जान के ताज्जुब होगा, इस मायांग में ऐसा एक जगह है जिस जगह को हम कोपिली नाम का एक नदी है जो आके ब्रह्मपुत्र में विलीन होता है। उस कोपिली नदी के पार में एक मंदिर है। वो मंदिर किसका है? गणेश जी का है। हमारा सबसे जो पहले हम जिसको गणेश जी को आराधना करके हम किसी भी कार्य में आगे बढ़ते हैं, उस गणेश जी का मूर्ति है। और उस गणेश जी का मूर्ति बोहा नाम का एक मनोहा बोहा नाम का एक पहाड़ में है। उस गणेश जी का मूर्ति क्या है खासियत? उस गणेश जी का मूर्ति आज तक दुनिया में जितना भी शिलासंड में बनाया हुआ मंदिर नहीं, शिलासंड में बनाया हुआ मूर्ति नहीं, खुद अपने आप प्रकट होने वाला गणेश जी का मूर्ति है। सबसे बड़ा मूर्ति मायांग का बोहा बोरजारी का कोपिली नदी के पार में है। और सबसे खासियत बात क्या है? उस मूर्ति को आज तक जितना रिफ्लेक्शन मिलना था, या उस कहानी को, उस इतिहास को जितना हम लोग का प्रोजेक्ट होना था, वो नहीं हो पाया। वो हमने हमारा सांबादिकता जीवन में बहुत सारे बार हमने न्यूज किया है।
जहां पे भी हम लोग नया न्यूज चैनल करने के लिए जाता है, वहां उस गणेश मंदिर का न्यूज से पहले हम शुरुआत करते हैं। वो दुनिया का सबसे बड़ा गणेश मूर्ति का मंदिर है, बोहा गणेश मंदिर। और उस गणेश जी का जो दांत होता है, हम लोग जो देखे हैं उसमें एक ही दांत होता है, एक दांत नहीं होता है। लेकिन उस गणेश मंदिर में दोनों दांत नहीं है। उसका भी एक दिलचस्प कहानी है। क्या है? उस समय में हम लोग का जल परिवहन व्यवस्था था। उस जल परिवहन व्यवस्था से चलने वाले एक सदागर का नाव, अभी भी वो नाव वहां पे है। एक सदागर का नाव यानी नौका उस समय उस मंदिर के पास में एक लक्ष्मी पूर्णिमा के दिन में वहां पे ठहरे थे। वो उस सदागर थोड़ा लोभी था, लेकिन वो लोभ उनके लिए काल हो गया। कैसे काल हो गया? उस दिन जब लक्ष्मी पूर्णिमा का चंद्रमा जब पूर्णता से निकला, तब गणेश जी का जो दांत थे, वो दांत चमकते रहे सोना जैसा, और है ही सोना का वो दांत। जितना सन का रोशनी बढ़ता गया, इतना ही उनका गणेश जी का दांतों का ये भी रोशनी भी बढ़ता गया। तो वो लालसी सदागर ने जाकर के उनका सिपाही संतरी के साथ गणेश जी का वो दांत को तोड़ डाला। उसके बाद क्या है हुआ? पिछले है दिन, जो पूर्णिमा का पिछला दिन जो होता है, वो पिछले दिन उस नाव को वहां पे डूबते हुए आधा थोड़ा सा निकलते हुए देखा, और सब जितना भी लोग था सदागर से लेकर के सदागर का सामान सब उसी में ही डूब गया, उसी स्थान में ही। अभी भी वो नाव हर लक्ष्मी पूर्णिमा के दिन, जो कार्तिक माह का पूर्णिमा तिथि होता है, लक्ष्मी पूर्णिमा लक्ष्मी जी का आवाहन करता है, उस दिन वो नाव उभर के आता है कपिली नदी में। एक छोटा सा नाव का एक टुकड़ा उभर के आता है, अभी भी वो नाव है। तो इतना बड़ा एक कहानी है, वो इतिहास है, वो सत्य है, उसको दबा के क्यों रखा गया? वो हमारा इतिहास में क्यों नहीं आया गया? किसका साजिश है ये? क्योंकि वहां बहा मनाहा बरजारी के आसपास में अभी कौन घूम रहा है? वहां हमारा जो सनातनी परंपरा का जनजाति भूमि भाइयों का वहां बसवास हुआ करता था। वहां पे धर्म पे नाम के जन विस्फोट करने वाले एक समुदाय ने वहां पे दखल कर लिया है। फिर भी अभी वो गणेश जी का मंदिर बेकरार है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आया है। लेकिन उसका इतिहास को जानना सबसे बड़ा जरूरी बात है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा गणेश जी का खुद बने हुए प्राकृतिक मूर्ति इसमें ही है। ये बोहा मोरीगांव जिला पड़ता है। इसमें गणेश जी गुवाहाटी से ज्यादा दूर नहीं, 30 किलोमीटर से 35 किलोमीटर दूर होगा गुवाहाटी से। और ये जब सबूत ही है, तो उसको हम मान्यता रखने के लिए जानना चाहिए। उसके आधार पर हम लोग हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है, उन लोग को जगाना चाहिए। हम लोग का ये है ताकत। और सबसे जरूरी बात है, वो टूरिस्ट स्पॉट भी बन सकता है। उसके जरिए हम लोग उसको ला भी सकते हैं आगे में। इसमें मुझे लगता है जो नया हम लोग का राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित हुआ है, उसके जरिए हम लोग ये सब कुछ ला पाएंगे। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर हम लोग अभी भी बहुत आशा करते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है, जो इतिहास बिगड़ के रखते हैं, वो असली सत्य इतिहास को रखने के लिए आगे करना होगा। और एक बात है, मायोंग में एक शिलालिपि है। उस शिलालिपि इतना लंबा है कि वर्ल्ड का वो सबसे ज्यादा लंबाई शिलालिपि है। और उस शिलालिपि पे ऊपर बहुत सारा रिसर्च भी हुआ है, लेकिन उसको अभी तक उसका जो मीनिंग है, उनका पाठ्योद्धार अभी तक हो नहीं पाया है। उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें जो लिखा हुआ है उसका मिल संस्कृत और बौद्धिस्ट का, थोड़ा चाइनीज टाइप का बौद्धिस्ट अक्षर, तिब्बतियन टाइप का अक्षर से मिला जुला होता है। वो बहुत सारे दिन कोशिश किया है, बहुत सारे आदमी पूरा वर्ल्ड का, लेकिन अभी तक नहीं कर पाया है। लेकिन उसके ऊपर हम लोग एक रिसर्च करने के लिए अगर हम लोग एक कोशिश करेंगे सरकार के तहत पर, तो वो बहुत बड़ा एक काम आएगा। वो शिलालिपि के जरिए हम लोग बहुत कुछ जानने के लिए ये हो सकता है, हम लोग ताकत बन सकता है, बहुत कुछ हम लोग को इंफॉर्मेशन मिल सकता है। और उससे भी बड़ा बात यह है, अगर हम मायोंग का ही बात आज बोलेंगे थोड़ा सा, ये हमारा देवभूमि है मायोंग। तो मायोंग में अभी भी आदमी लोग आता है, जिसको मालूम है वो आता है मायोंग में। अपने प्राचीन अपना वहां से उत्तर भारत से है या पश्चिम भारत से या साउथ इंडिया से बहुत सारे आदमी आता है, फॉरेन से भी आता है मायोंग के लिए जानने के लिए वहां पे क्या है।
ऐसा किया है वहां पे एक गांव है जिसका नाम है सनोका। सनोका गांव, सनोका इज ए विलेज, रेवेन्यू विलेज। आपको ताज्जुब होगा, अहुम के जमाने से, इनफैक्ट ब्रिटिश जब तक थे तब तक भी उस सनोका विलेज को बहुत ही अहमदार विलेज माना जाता था। तब वो कम्युनिकेशन सिस्टम, जल प्रवाहन था, वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, तो उसको रखते हुए हम लोग सनोका विलेज का क्या खासियत है वो आप जानिए। पहले सनोका विलेज वो मायांग में ही है, वो किनारे से ब्रह्मपुत्र बह के गया है और पहाड़ों ने चारों तरफ से ऐसे घेरो के रखा है, एक साइड में नदी और बाकी साइड में पहाड़ों, कि वहां पे ठंडा दिन में सूर्य जो उदय होता है, सूर्योदय का समय है आपका 12 बजे के बाद, और सूर्यास्त गर्म दिन के ग्रीष्मकालीन वर्षा में सूर्योदय 9 बजे होता है, जब बाकी सनोका के दूसरे ही पार में, मायांग के दूसरे हिस्से में 5 बजे होता है। तो ये इतना बड़ा भौगोलिक गांव, फिर भी वहां पे भौगोलिक एक ये स्थिति है उनका, सूर्य का रश्मि को लेकर के, फिर भी वहां पे पले बड़े रहते थे। वहां पे अभी भी है, बहुत सारे समुदाय है। वो वहां पे क्यों, कैसे हम लोग का उस जगह के जरिए क्या है क्या नहीं है, वहां जानकारी लेने के लिए, वहां रिसर्च करने के लिए और वहां आप लोग आने के लिए मैं आह्वान करता हूं। ये है सनोका विलेज का एक कहानी। और हम लोग बोलेंगे कि अगर हम लोग का जो राइनो, वर्ल्ड का सबसे बड़ा वन हॉर्न राइनो का, काजीरंगा का बात पहले आ जाता है जब भी राइनो का बात बोलता है। अभी राइनो बहुत बड़ा मुद्दा भी है गेंडा को लेकर के। उस गेंडा का मायांग में ऐसा क्या जादू है, जिस जादू के कारण मायांग में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको पवित्रा बोलते हैं। पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे ज्यादा राइनो रहता है और उस राइनो का यही खासियत है, ओनली 16 स्क्वायर किलोमीटर में वहां पे 100 से ज्यादा राइनो रहता है। वहां पे पोसिंग का कोई संभावना ही नहीं है, कभी कभी होने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वहां के जो मायांगवासी है, मायांगवासी का, उन लोग का जो अपना त्याग है धरती माँ के प्रति, तो उस त्याग के वजह से वहां पे पोसिंग फ्री एरिया माना जाता है। और वहां पे राइनो दूसरा जगह में वहां से ट्रांसलेट करना पड़ता है, वहां पे कम भूमि में ज्यादा राइनो होने के लिए। और वहां आप काजीरंगा में दिन भर घूमेंगे तो राइनो या गंडा को थोड़ा सा समय के लिए देखने को मिलेगा, मतलब दूर से। लेकिन अगर पवित्रा में आप 1 घंटे का सफर कर लेंगे, जीप से भी करेंगे या एलिफेंट से भी, आपको 40 से 50 गेंडा या राइनो सामने से नजदीक से देखने को मिलेगा और वो अलग महसूस होता है। और बहुत सारे बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई के लिए भी उसको जाना जाता है। एक कथा में बोलूं तो मायांग खुद एक बहुत ही बड़ा आश्चर्य और इतिहास का एक बहुत बड़ा भंडार है। अगर हम लोग बोलेंगे, कल असम सरकार ने वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य अवार्ड दिया है हमारा माननीय लेखक प्रदीप बरुआ जी को, जो प्रांतिक नाम का मैगजीन का एडिटर है। खुद एक बहुत बड़ा पहचान है प्रदीप बरुआ। उस प्रदीप बरुआ को वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य अवार्ड दिया है। उस वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य को हम क्यों जानता है, क्यों हमें पूरा दुनिया में क्यों जानते हैं? उनको, वो पहला आसामीज है जिसको ज्ञानपीठ बता मिले थे। वो ज्ञानपीठ बता क्यों मिले थे उनको ज्ञानपीठ बता मिले थे कि उनका लिखा हुआ एक उपन्यास के लिए, वो उपन्यास था, क्या था वो उपन्यास है, हम लोग का जो फ्रीडम फाइटर है, वो फ्रीडम फाइटर लोग ने कैसे मृत्यु को विजय करके, फिर मैं बोल रहा हूं, मृत्यु को विजय करके हमारा फ्रीडम फाइटर ने कैसे इंग्रजों के साथ फाइट किया था, उस आत्म बलिदान के ऊपर, उस सत्य घटना के ऊपर आधारित मृत्युंजय उपन्यास को पहली बार ज्ञानपीठ बता मिला था।
जो असम के धरती को भारत माता का स्वीकृति प्रदान किया था। अभी मैं यही बोलना चाहता हूं कि अगर वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य का जो उपन्यास है, उस उपन्यास को ज्ञानपीठ बता पहली बार मिला है, वो भी किसके ऊपर, मायांग में जो हुआ था। मैं थोड़ा सा और बोल देता हूं, महादास गोस्वामी वो फ्रीडम फाइटर था, बाद में जाके एक सत्व वहां पे संस्थापित कर लिया था। महादास गोस्वामी के नेतृत्व में बहुत सारे आदमी फ्रीडम फाइटर इकट्ठे हुए थे मायांग में आके ही, और मायांग में के थोड़ा आगे जाके वो लोग एक ब्रिटिश का बहुत बड़ा ट्रेन, आर्मी का ट्रेन गिरा दिया था। गिराया नहीं, पूरा का पूरा ट्रेन को उन्होंने पूरा का पूरा जितना जवान था सब जवान को मार दिया था ट्रेन गिरा करके ही। इतना बड़ा वो लोग जोखिम भरा एक मिशन लिया था, उसके ऊपर आज तक कोई सिनेमा नहीं बनी है। क्यों बनेंगे? उसके ऊपर सिनेमा बनेंगे तो हमारे असलियत हमको जानने के लिए मिलेगा, हमारा जो नौजवान है उनको असली जिंदगी क्या है, हम लोग का भारतीयत्व तो क्या है, वो सब जानने के लिए, इसीलिए उसको दबा के रखा है। उसका जो उस समय में जो रेल का डब्बा नीचे में गिरे थे, वो डब्बा अभी भी उस पहाड़ियों के नीचे में है, उसको भी उद्धार करने के लिए आज तक कोई नहीं आया है। हमने अपना सांबादिक जीवन में बहुत सारा बार बातरी भी किया है, न्यूज भी किया है, वो भी एक बहुत बड़ा कहानी है। हमारा फ्रीडम फाइट में, इंडिया का फ्रीडम फाइट में हमारा मायांग से या हमारा असम से क्या है योगदान, उसको जानने के लिए नेताजी को इतने सब जानते हैं क्योंकि नेताजी खुद इतना बड़ा लीडर थे। उस नेताजी के आधार पर मरने वाला आदमी हमारा असम भूमि में भी था। अभी भी उनका कोई अच्छे तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट नहीं कर पाया है या हम लोग जान नहीं पाया है। तो इतना बड़ा काम किया था, पूरा मिलिट्री का ट्रेन वगैरह का मिलिट्री आर्मी को मार दिया था, वो अभी भी है मायांग के पास में। तो वो हमें रिसर्च करना है, उस रिसर्च के ऊपर में हम लोग और आगे जाके हम लोग और हमें महसूस करना होगा कि हाँ यही सत्य है। इस सत्य के आधार पर हमें आगे जाना होगा, और इस सत्य के आधार पर हम आगे जाएंगे तो हमारा इतिहास का पुनरुद्धार होगा, हमारा समाज संस्कृति का पुनरुद्धार होगा, और हम अपना जो स्वकीय जो जीवन शैली है, जो हम विश्वगुरु होने के लायक है, वो विश्वगुरु हो हम था ही, हमसे छीन लिया गया, वो हम फिर बरकरार रखने के लिए कामयाब होंगे। और एक मुद्दा आप लोग से मैं रखना चाहता हूं, ये जो ह्यूएन सांग था, ह्यूएन सांग आके बोलता है ना यहाँ पे हमने, वो एक परिवर्जक है, वो परिवर्जक नहीं था, वो लुटेरा था। लूटने के टाइम में वो जब आए थे आसाम या भारत में, वो बहुत बड़ा बस्ता, बहुत बड़ा बोरी, वहां पे बहुत सारा हम लोग का कला का, हम लोग का जो लिखा हुआ किताब था वो लोग उठा के लेके गया। अगर हम लोग देखेंगे हमारा धरती में कौन कौन पैदा नहीं हुआ है, बुद्ध जी, हमारा गौतम बुद्ध जी का जो प्रसार था वो चाइना में भी वो लोग मानता है, अभी भी मानता है। उस बुद्धिज्म को इंडिया से हटा के उस बुद्धिज्म के खिलाफ कुछ ऐसा कुछ लगा दिया यहाँ पे कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, वो सब करके बुद्धिज्म को खत्म करने के लिए कोशिश किया। जब बुद्धिज्म ऑल्सो ये पार्ट ऑफ सनातन परंपरा, उसको निकलने का यही बात है कि अगर बुद्धिज्म रहेंगे तो इतिहास रहेंगे तो ये लोग अपने आप काबिल हो जाएंगे। उसको हमें अपने आप काबिल नहीं रहने के लिए ये किया था। हमें इस बात का महसूस करना चाहिए रोज कि हमारा एक बहुत बड़ा इतिहास है, जिस इतिहास के बल पर आज चाइना अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा ताकत मानता है। लेकिन मैं बोलता हूं वो इतिहास, वो चाइना के पास जो ज्ञान है, वो ज्ञान हमारा असम से, हमारा भारत से, देवभूमि से सुराय करके ले जाकर वहां पे वो लोग अपने आप को अपना कर वो लोग पूरा दुनिया में राज कर रहा है। उसी चाइना के लिए हम लोग क्यों डरे? वो लोग हमारे ही ज्ञान को सुरा के वो लोग हमारे ऊपर सुरी भोगने के लिए कोशिश करता है। हमारे पास ज्ञान है, हमारा डीएनए में अपना ज्ञान है, हमारा इतिहास में है, हम उसको उभार के लाना है। और उभार के लाने हमें चाइना जैसा ताकत को पूरा उखाड़ के रख देंगे और दुनिया में हम विश्व गुरु होके दिखाएंगे। ये हमारा सबसे बड़ा चुनौती होना चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? हमें उसके लिए ठीक तरफ से आगे जाना होगा। मुझे लगता है अभी जो
राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है, नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पे हम लोग बुद्धिज्म के ऊपर, हम लोग का कला संस्कृति के ऊपर, हम लोग का जो नष्ट कर दिया गया उस रिसर्च के ऊपर हम लोग अध्ययन करेंगे। हम लोग जहां पे लगना चाहिए वहां पे हम लोग नहीं लगते हैं। हम लोग का शंकरदेव जी ने हम लोग को एक बहुत ही साधारण जीवन यात्रा कैसे जी सकते हैं, हम सुखी से कैसे रह सकते हैं, जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था, ऐसे शंकरदेव ने असम में प्रचलित किया था। तो उस शंकरदेव जी का बनाया हुआ जो वस्त्र है, वो वस्त्र अभी लंदन का म्यूजियम में है। वहां से लाने के लिए इतना सारा कोशिश कर रहा है, कोशिश बेकार हो रहा है। हमें वो सब से कोई दिलचस्पी नहीं रखना है। हमें यह याद रखना है, हमें शंकरदेव जैसा गुण हमारे अंदर भी है। शंकरदेव जी ने जो कपड़ा बनाया है वो ज्ञान हमें दे के गया है, हमें भी शंकरदेव जी जैसा ज्ञान से जरिए जाना है। लेकिन यहाँ क्या चल रहा है, शंकरदेव जी का नाम लेकर के बहुत सारे संगठन एकत्रित होता है, समाज को एकत्रित करता है और बोलता है शंकरदेव ने बोला है एक देव एक से एक बिने নাই কেউ, একজনে আমরা দেবতা একজনকে আমরা মানবো আর কাউকে মানবো না। এটা আমি বলতে চাই এটা না, ওরা বলছিল একজন এক দেव, माने राम और उनके जो पुरुष था, जिस शंकरदेव ने जिसको माना था, श्री रामचंद्र जी को माना था। रामचंद्र जी ने उनका जब रामचंद्र जी का युग था, उस युग में से हमारा सनातन परंपरा में एक परंपरा सूचित किया था। क्या था वो? हम एक ही शादी करेंगे, हम 2 ही बच्चा पैदा करेंगे। मतलब हमारा एक देव एक खेव, एक बिने নাই কেউ, मतलब हम अपने एक ही पुरुष को हमारा मानेंगे, एक ही नारी को हमारा मानेंगे, बाकी को हम नहीं मानेंगे अपना, बाकी को हम अपना मानेंगे। मतलब हमारा संसार का एक जो बंधन है, उस बंधन के अंदर हम दोनों ही दो रहेंगे। एक देव एक उसका बोला था, लेकिन बाद में आके शंकरदेव जी का जो बोला था, उस बोली को वो लोग अपने हिसाब से, अपने स्टाइल में, अपना खुद का ये जमाने के लिए वो लोग बोलने लगा कि ना मूर्ति पूजा करो, ना ये करो, ना दूसरे कुल के जात चाओ, ना ये करो वो करो, ये गलत हो रहा है। तो उसको हम शंकरदेव जी को, ये लोग जो नकारात्मक भाव से बांध करके रखा है, उससे हमको निकलना है। शंकरदेव जी का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हमें आगे लेके जाना होगा। शंकरदेव जी कैसे आया असम में, अगर वो हम बात देखेंगे तो ये लोग सुख हो जाएगा। शंकरदेव जी का टाइटल है भूया। भूया टाइटल कैसे हुआ? शंकरदेव जी भूया। डॉक्टर भूपेन हजारिका, जाने माने वाला जो हमारा प्रातः स्मरणीय संगीतकार है, जो सुधाकंठ जिसको बोलते हैं, भूपेन हाजरिका ने बोल के गया है, सुदूर काण्ड को जोरे पड़ा 12 भूया आहिसिले। उन्होंने कुछ झूठ नहीं बोला है, सच ही बोला है। काण्ड को जो, दैट मीन्स सरजू नदी के पार, दैट मीन्स अभी जहां पे राम मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ है, भव्य राम मंदिर जहां पे है, राम जी का जन्मस्थल, तो वो सरजू नदी के पार में 12 भूया नहीं था, वो था 12 भूमिहार। वहां से हमारा जो बान राजा के बाद में यहाँ पे राजा होने वाला था, राजा हुआ करता था, एक नाग राजा बोलते थे। उस नाग राजा ने इस सोसाइटी को सिविलाइज करने के लिए वहां पे गए थे, कुछ जगह जगह वो भ्रमण किए थे। उस भ्रमण के तहत उन्होंने बोला था और देखा था कि ये सरजू नदी के पार में भूमिहार लोग रहते हैं। उस भूमिहार लोग का काम कुछ नहीं है, वो लोग रिसर्च करता है। वो लोग ब्राह्मण नहीं है, वो लोग जनेऊधारी ही होता है, लेकिन वो लोग रिसर्च करता है, इसीलिए उन लोग को भूमिहार यानी पांडे करता है। वो उन लोग का वहां पे भूमिहार के क्लासिफिकेशन से जाना जाता है। तो वहां से 12 भूमिहार को उन्होंने श्रद्धापूर्वक लाया था यहाँ पे निमंत्रित करके। उस 12 भूमिहार से 12 भूया हो गया था अपभ्रंश होके, और 12 भूया से श्रीमंत शंकरदेव जी का जन्म हुआ था। और उसी श्रीमंत शंकरदेव जी ने हमें मार्ग दिखाया था, कैसे हमें जीना चाहिए, कैसे हम सरलता पूर्वक हमारे समाज को रखना चाहिए,
कैसे हमें राम जी का नाम लेना चाहिए, कैसे हमें कृष्ण भक्ति में विलीन होना चाहिए, वो मार्गदर्शन करवाया था। उन्होंने कभी नहीं बोला था मूर्ति पूजा, बलि पूजा ये सब बंद करो। तो वो जो उनका जो बोला था वो क्यों आया था, कैसे आया था, वो अगर हिस्ट्री हम लोग पुनरुद्धार करेंगे वो एक बहुत बड़ा बात होगा। वो भूमिहार लोग लिखता है टाइटल पांडे, यानी मेरा भी टाइटल पांडे है। उसी समय में हमारा भी पूर्वजों आए थे एक साथ, लेकिन उस समय हमारा पूर्वजों अभी पश्चिम बंगाल के किनारे में रहने वाले असम का एक डिस्ट्रिक्ट धुबरी में वो लोग रह गया था, बॉर्डर बांग्लादेश का भी बॉर्डर है। और उसमें हम लोग का पिताजी फिर वहां से मोरीगांव आ गया। जैसे शंकरदेव भी आके मोरीगांव में जन्म हुआ था, ऐसे भी हम भी आके मोरीगांव में भी जन्म हुआ है। इसे भी किस्मत का कनेक्शन कहा जाता है, जो भी कोई है। लेकिन शंकरदेव भी पांडे था, अभी भूया हो गया है, लेकिन हम लोग किस्मत से पांडे पांडे ही रह गया। अगर हम मैं यही बोलना चाहता हूं कि हमारा जो ये पहचान है, खुद का पहचान है, पहचान को निकालने के लिए हम लोग कोशिश जारी रखना चाहिए। हमने कोशिश किया था, हमने जब कोशिश किया था तो आप लोग को सभी को मालूम है, कुछ ही दिन पहले उनका वो गुजर गया है। उनका नाम है वो बशिष्ठ मंदिर में पंचकन्या आश्रम स्थापित किया था। उन्होंने मुझे बताया था, मैं नाम याद आने से आप लोग को बोलूंगा फिर। तो उन्होंने बताया था आप लोग भूमिहार है, पांडे है तो टाइटल, आप लोग भूमिहार है, आप लोग कैसे आते हैं आप लोग जानते हैं क्या नहीं? तो बोलिए, मैं तो सुना हूं हम लोग का सरोन नदी के पास बास था। बोले नहीं, आप लोग का जो पूर्वजों था वो सबसे बड़ा शहीद था बाबर के खिलाफ। बाबर के खिलाफ यानी बाबर जो राम मंदिर को ध्वंस किया था, वो बाबर के खिलाफ सबसे जो पहला शहीद होने वाला आदमी था वो था राजा दिनशंकर पांडे। दिनशंकर पांडे भूमिहार था, सबसे होनहार राजा था। उन्होंने वहां पे राम मंदिर का रक्षा किया था। लेकिन उस समय में कुछ हमारे साथ रहने वाले कुछ गद्दार के वजह से उन्होंने दिनशंकर पांडे को बाबर के हाथ में शहीद होना पड़ा। लेकिन हमें अभी ये समय आ गया है कि उस दिनशंकर पांडे का बलिदान हम लोग वापस ले लिया है। लेकिन हमें ये भी जानना जरूरी है हमारा इतिहास को पुनरुद्धार करके कि हमारा क्या है, हमारा क्या नहीं है, हम क्यों ऐसा है, हम क्यों ऐसा नहीं है। जैसे मुझे 2-3 दिन पहले पता चला है, नागा राज्य है नागालैंड, नागा का एक हिस्सा था नरोत्तम। नागा का नरोत्तम को शंकरदेव ने नरोत्तम नाम दे करके उनको शंकरदेव का उनको कृष्ण भक्त बनाया था। तो उस नरोत्तम का जहां पे बास है, वो बास में अभी भी शंकरदेव जी का दिया हुआ रीति वचन से सब कुछ मनाया जाता है। पिछले लक्ष्मी पूर्णिमा में वहां पे तुलसी पूजन भी हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नरोत्तम जी का वहां जो सबसे बड़ा शिष्य था शंकरदेव जी का, नरोत्तम जी के वहां पे अभी कुछ भी आपसे नहीं है। वहां पे बहुत सारा समस्याएं है, वहां पे बहुत सारा अभी भी हकीकत जानने के लिए जाएंगे तो बहुत सारा समस्या उभर के आएंगे। अभी हम आग्रह व्यक्त करते हैं कि हमारा जितना भी राष्ट्र से जुड़े हुए अपने इतिहास को पुनरुद्धार करने वाले दिल में रखने वाला आदमी है, उन लोग को भी वहां जाना चाहिए। वहां जाके उन लोग को यह बात समझना चाहिए कि यहाँ पे क्या हुआ है और यहाँ पे क्यों ऐसे हुआ है। शंकरदेव जी का सबसे बड़ा अनोखा शिष्य जो था नरोत्तम जी को, जो आश्रय स्थल था नरोत्तम जी को जहां पे बास था, उन लोगों के पास अभी भी संस्कृति है। वो लोग शंकरदेव जी का दिया हुआ संस्कृति बेकरार रखे हैं, लेकिन उन लोग के पास क्या समस्या है क्या नहीं है उनको भी जानना चाहिए। अभी तो गवर्नमेंट सभी सत्रों को सभी नामगर का ये दिया है, लेकिन वो क्यों नहीं आया है वो भी एक तजुब का बात है। वो लोग हमें जानना चाहिए। हम लोग व्यक्तिगत तौर पे भी जाके हम लोग के ऊपर जाके रिसर्च करना चाहिए, मुझे लगता है। और मैं एक बात बोलना चाहता हूं, अगर हम अपने आप को महसूस करना है या अपने आप को हम लोग आगे जाना है या अपने आप को हम लोग धरती माँ के खिलाफ नहीं जाकर एक सुंदर और सुशील जीवन यापन करता है, तो हम लोग को लिए अपना इतिहास जानना बहुत ही जरूरी है। उस इतिहास को आगे रख करके, उस इतिहास को ध्यान में रख करके, उस इतिहास के ऊपर हम लोग रिसर्च करके हम लोग एक बहुत बड़ा
खजाना ले सकते हैं, बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन का खजाना ले सकते हैं, तथ्य भंडार ले सकते हैं, जिसके जरिए हम पुनः विश्व गुरु हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ अभी आज के लिए हमारा ये कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। और हमें अगर कुछ छोटा मोटा कुछ भूल हो गया है हमारा भाषा में या हमारा उदाहरण में, तो हमें अपना छोटा मन के माफ कर दीजिएगा। साथ में मैं नीलांजन जी के वही धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। धन्यवाद। हाँ शैलेंद्र जी, आपको बहुत बहुत नमन, क्योंकि आपने जो जिस तरह से पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि मयांक के बारे में हमारा जो पूर्वोत्तर की भारत को छोड़ के बाहर का जो भी है उनका बहुत सारे प्रश्न उनके मन में है। अभी भी बहुत लोग ऐसे ही बोलते हैं कि आसाम को हम कैसे जाए, त्रिपुरा में हम कैसे जाए, या मणिपुर में हम कैसे जाए। तो उसको पता चलता है कि अभी तक हमारा जो भ्रम है, हमारा जो पूर्वोत्तर को लेके, वही भ्रम अभी भी है लोगों में। इसका मतलब यही है कि ठीक तरह से इतिहास का ज्ञान उन लोगों का नहीं है। तो इतिहास का ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए मयांक जैसे जो हमारा प्लेस है आसाम का, इसको सबको जानना चाहिए क्या है इसमें। तो आपने जिस तरह से मयांक का जो इतिहास को हमारे सामने रखा, बहुत सारे लोग उसके इंस्पायर हो गए, हमको पता है। और जो गणेश मूर्ति के बारे में आपने जो बोला वो बहुत बढ़िया है। बहुत सुंदर एक इतिहास हमको सुनने को मिला। और सोनाका गांव का बारे में, सोनाका गांव के बारे में जो हमारा एक मित्र सूरजीत राय ने भी बोला, उन्होंने काम किया है मयांक की गांव की। हाँ हाँ, तो उन्होंने भी यही लिखा है। तो लगता है कि सबको पता है, लेकिन ये इतिहास की किताब में हम लोगों को पता नहीं है। यह भूगोल, हाँ वही बात है कि पता नहीं है। और एक पांडे का सारनेम को लेके आपने जो हमको जो तथ्य दिया वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। हाँ, ये सचमुच हम लोगों को भी पता नहीं है। मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि आप पांडे कैसे होंगे, तो असम में भी है, अहोमिया भी है, और भूया नहीं था, शंकरदेव पांडे ही था, लेकिन उनका वो जहां से वो कम्युनिटी से आया था, भूमिहार से भूया बन गया, भूया से वो भूया ही रह गया। अभी भूया टाइटल लिखने वाला सबसे बड़ा आसामीज बना जाता है और पांडे टाइटल लिखने वाला सबसे बड़ा नॉन आसामीज बना जाता है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, यही इतिहास को बिगाड़ के रखा है। वही ये बहुत अच्छा लगा हम लोगों को सुन के, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं था इसका इतिहास के बारे में। और लगता है कि हमारा जो आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन जो है उसको शायद उन लोगों को पता चल जाएगा इसके बारे में। और नया शिक्षा नीति जो आया है उसमें ये सब चीज आएंगे मयांक के बारे में। और शंकरदेव की जो ओरिजिनल जो बात है, जिसको हमको तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है कि ऐसा है वैसा है, तो इस चीज को हमको सिर्फ आसाम के आदमी को नहीं, पूरे भारत को, पूरे उत्तर पूर्व भारत को, उसको सबको जानना चाहिए कि श्री चैतन्य देव, श्री शंकर देव, श्री माधव देव ने क्या बोला है, ये सनातन धर्म के बारे में क्या बोला है। ये चीज हम लोगों की जो सूफी या जो भक्ति मूवमेंट जैसे बोला जाता है उसमें ये चीज नहीं आते हैं। तो इसमें आना चाहिए ये चीज, ये नहीं आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी आपको, हमारा इतिहास संकलन करीमगंज जिला की ओर से। और हमारा जो देखने वाले और सुनने वाले जो भी है सबको बहुत बढ़िया लगा आज का टॉपिक शायद। और ये चीज हमारा यूट्यूब चैनल में भी आ जाएगा, और जिसको सुनना है वो भी सुन सकते हैं। तो फिर एक बार धन्यवाद शैलेंद्र जी आपको। और धन्यवाद जनाइছো जे आमार इतिहास संकलन समिति অসমৰ কৰিমগঞ্জ জিলা সমিতিৰ ডক্টৰ নীলাঞ্জন দেৱে যি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে, আপোনালোকে সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰক। আমাৰ অসমৰ সেই হেৰুৱা ইতিহাস আমি পুনৰুদ্ধাৰ কৰি সকলোকে লগত লৈ আমাৰ তথ্য সমৃদ্ধ এক শক্তিক জাগ্ৰত কৰি আমাৰ তথ্যৰে আমি বিশ্ব জয় কৰি বিশ্বগুৰু হৈ দেখাম। আমাৰ তথ্য চুৰ কৰি লৈ গৈ চাইনাই আজি যিদৰে আমাৰ ওপৰত দখলদাৰী কৰিবলৈ লৈছে বা বিশ্বত দখলদাৰী কৰিছে, তেওঁলোকে বেয়া বুদ্ধিত প্ৰয়োগ কৰিছে। কিন্তু আমি আমাৰ নিজৰ তথ্য, আমাৰ পৰা চুৰ কৰি লৈ যোৱা তথ্যখিনি আমি আমাৰ ডিএনএত সোমাই থকা তথ্য আমি জাগ্ৰত কৰো, আমাৰ ইতিহাসক পুনৰুদ্ধাৰ কৰি আমি বিশ্বগুৰু ৰূপে ভাৰতক আৰু অসমক আমি তুলি ধৰিম। ধন্যবাদ। ভাৰত মাতা কি জয়। আপোনাৰ আশা, আমাৰ আশা ভাৰত এবাৰ বিশ্বগুৰু হ'ব, এই আশাটো মোৰ আছে, সবৰ আছে। এবং এই আশা লৈ আজিৰ কাৰ্যক্ৰম ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছো। ধন্যবাদ আপোনালোক। নেক্সট সানডে we are going to meet once again. Thank you everybody. Thank you Shailendraji.